मॉर्निंग, दिस इज आर के पिलवाल एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन पिलवाल इंग्लिश क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, आज हम ट्रांजिटिव वर्ब्स की बात कर रहे थे। पहले हमने मोनो ट्रांजिटिव पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। देखिए डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर डाई मींस होता है टू, यानी वे क्रियाएं जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेती हैं। दोज वर्ब्स which take two objects after them are called ditransitive verbs। तो सेकंड नंबर था अपना ट्रांजिटिव वर्ब में डाइट्रांजिटिव वर्ब्स। डाइट्रांजिटिव वर्ब्स किसे कहते हैं? डाइट्रांजिटिव वर्ब्स यानी जो दोज वर्ब्स व्हिच आर फॉलोड बाय टू ऑब्जेक्ट्स, जो अपने बाद में दो ऑब्जेक्ट लेती हैं, यानी दोज वर्ब्स which take two objects after them are called ditransitive verbs। यानी वे क्रियाएं जो अपने बाद में दो ऑब्जेक्ट लेती हैं, क्या कहते हैं? डाइट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। हिंदी में होता है द्विकर्मक क्रियाएं। क्या होता है? द्विकर्मक क्रियाएं। अब ऑब्जेक्ट दो होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स दो होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लिविंग बीइंग्स के लिए किए जाते हैं। यानी ये तो आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और ये आते हैं लिविंग बीइंग्स के लिए। लिविंग सजीव प्राणी के लिए, जैसे मी आ गया, अस आ गया, यू आ गया, देम आ गया, रोहित, रीता, etc। जब भी सजीव प्राणियों की बात करते हैं, यानी पर्सन्स की बात करते हैं, तो वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो लिविंग बीइंग्स के लिए आता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जो चीज आती है, वो आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे अ पेन आ गया, बुक्स आ गया, चेयर्स आ गया, ये सारी चीज क्या है? इंग्लिश आ गया। जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो कहलाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, और जो लिविंग बीइंग्स है वो कहलाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब द्विकर्मक क्रियाओं के बाद यदि दो ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे तो सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकलेगा। सेंटेंस वुड बी मीनिंगलेस और सेंसलेस। सो दोज वर्ब्स व्हिच आर फॉलोड बाय टू ऑब्जेक्ट्स, जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेती है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब वो कैसे मालूम चले सेंटेंस में? सो लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, किस तरह से ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर आते हैं और किस तरह से हम उनको पहचानते हैं। हाउ दे आर यूज्ड इन ए सेंटेंस एंड हाउ कैन वी आइडेंटिफाई और हाउ कैन वी अंडरस्टैंड देम दैट व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग यूज्ड। मैंने लिखा रीता told me a story carefully in the class yesterday। ये कोई सेंटेंस है, यानी टोल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये किसने बताया? रीता ने। ये सब्जेक्ट का डूअर है। अब रीता ने मुझे बताया, क्या बताया? किसने बताया? मुझको। तो हुम किसको? मुझको। तो ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट। कैसा? सजीव है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मुझे क्या बताई? एक कहानी। तो व्हाट। अब देखो, हुम में निकलता है इनडायरेक्ट का रिस्पॉन्स और व्हाट में निकलता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सेंस। अब कैसे बताई मुझे कहानी? कैसे बताई? हाउ, कैसे? ध्यान से, केयरफुली। ये हो गया अपना एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी हाउ एक्शन इज टेकिंग प्लेस, काम कैसे हो रहा है, कहां बताइए मुझे कहानी
रीता ने केयरफुली। कहां बताई? वेयर। तो वेयर का रिस्पॉन्स होता क्या? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब रीता ने मुझे कमरे में ध्यान से कहानी कब बताई? व्हेन। तो एक्शन कब हुआ? यस्टरडे। ये होगा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए एडवर्ब्स को एडजंक्ट भी बोलते हैं। एडजंक्ट क्या होता है? जो एडिशनल पार्ट होता है। और केयरफुली, इन द क्लास, यस्टरडे, ये सब वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं। इसलिए ऑब्जेक्ट के बाद वाला जो भाग है सेंटेंस में वो क्या है? ऑप्शनल एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस। एडवर्ब्स जो एडजंक्ट होते हैं क्या होते हैं? ऑप्शनल एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस। ऑप्शनल एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस होते हैं, यानी वैकल्पिक तत्व होते हैं। ये यूज करें तो करें, नहीं करें तो नहीं करें, कोई बात नहीं। लेकिन जो वर्ब है ये सेंट्रल यूनिट होती है, कंपल्सरी एलिमेंट होता है सेंटेंस का। अब इस टोल्ड से बात क्या किसने बताई? रीता ने। किसको बताई? मुझको हूं। क्या बताई? कहानी ऑब्जेक्ट। सजीव लिविंग बींग्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। निर्जीव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे बताई? केयरफुली, ध्यान से। एडवर्ब ऑफ मैनर। एक्शन कैसे हुआ? एक्शन कहां हुआ? एडवर्ब ऑफ प्लेस इन द रूम। एक्शन कब हुआ? यस्टरडे। इस तरह से हम सेंटेंस में आने वाले प्रत्येक एलिमेंट्स के बारे में हमें मालूम चलता है कि हाउ डबल ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड इन a sentence. And take care that if you don't want to use a story after related object, then sentence would be meaningless. कैसे रहेगा? अगर मैं बताऊं कि ये कहानी नहीं हो तो बताइए रीता टोल्ड मी केयरफुली इन द क्लास यस्टरडे। रीता ने मुझे कमरे में कल केयरफुली बताया। अब क्या बताई? वी डोंट नो, बिकॉज a story is mandatory. So complex transitive verbs are those verbs which take two objects after them. If you don't want to use two objects after them, our sentence would be entirely senseless and meaningless. So now we can interchange its order and sequence also. अब हम इसका सीक्वेंस भी बदल सकते हैं। इसका मतलब जनरली क्या होता है कि जो डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसके बाद डबल ऑब्जेक्ट्स आते हैं। क्या आते हैं? डबल ऑब्जेक्ट्स। पहले क्या आता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर क्या आता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जनरली ये रूल होता है। अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं, इसके स्थान पर इसको ऑर्डर को रिवर्स करते हैं, तो फिर क्या होगा? देन टू इज मैंडेटरी। वी मस्ट यूज टू बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उस समय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू का प्रयोग करना पड़ता है। तो फिर सेंटेंस कैसे बनेगा? देखिए आप, हाउ वी कैन मेक आवर सेंटेंसेस इफ वी वांट टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। क्या उस पर फर्क पड़ेगा? देखने की बात यह है। जैसे मैंने लिखा राकेश told a story to me yesterday। ये कोई सेंटेंस है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? राकेश। टोल्ड क्या हो गया? डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब डिटी। मुझे क्या बताइए? व्हाट स्टोरी। आ स्टोरी क्या होगा? वैसे नाउन फ्रेज है, वैसे एलिमेंट्स में क्या है? ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है? नॉन लिविंग्स को दर्शा रहा है, इसलिए होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको? मुझको। किसको? मुझको। होम। अब यहाँ के क्या? मी जो है वो कौन सा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसलिए टू इज यूज्ड। जब भी पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है तो कुछ नहीं आता। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है तो फिर टू आता है। ये इसका फॉर्मूला है। इट मीन्स हम ऑब्जेक्ट्स को रिप्लेस तो कर सकते हैं, उसके इंटरचेंज कर सकते हैं, बट प्रैक्टिशन टू इज मैंडेटरी। लेकिन ब्रिंग के साथ कहता है फॉर। जैसे रमेश ब्रॉट मेनी थिंग्स फॉर मी, टू मी नहीं आएगा, ब्रिंग के साथ फॉर आता है। सो एक और सेंटेंस देखिए, वन मोर सेंटेंस ऑफ द मेसेज ऑफ डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स। किस तरह से ये यूज की जाती है वो देखो। जैसे मैंने लिखा राम has given us many things in this office lately। ये कोई सेंटेंस है। अब राम क्या होगा? आपका सब्जेक्ट। यदि हैज और गिवन को हम दोनों करें तो ये वर्ब ग्रुप भी कहते हैं इसको। ये क्या होता है? वर्ब ग्रुप।
और इस वर्ब ग्रुप के अनुसार बाद इसको वर्ब फ्रेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्ब फ्रेज भी कहते हैं। लेकिन यहां पर इसका बाइफरकेट यदि करते हैं, इफ वी डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स, तो ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वर्ब है आगे, और गिवन क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब है। अब कैसी ट्रांजिटिव वर्ब है? डायट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि राम हैज गिवन अस, राम ने हमें दिया है, तो अस क्या हो गया? किसको दिया है? हमको। whom किसको दिया है? तो ये क्या होगा आपका? क्या दिया है? मैनी थिंग्स, ये क्या होगा आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कहां दिया? इन द ऑफिस, इन दिस ऑफिस क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। और कब दिया? व्हेन, लेटली, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। So by asking questions, by the help of verb, we can understand, we can learn, we can find out every element in a sentence. अगर हम verb से questions करते हैं तो sentence में आने वाला प्रत्येक element हमें मालूम चल जाता है। But it's mandatory that we must ask questions by the help of verb. हमें रटना नहीं है, we should not go through the process of cramming or rote memory system. But asking questions by the help of verb, we can identify or we can understand, we can know what are the words, और उसका sentence में वो कौन सा एलिमेंट है, वो क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका एक्शन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। तो मीनिंग के साथ साथ उसका फंक्शन, उसका एक्शन, सेंटेंस में क्या उसका वर्क है, उसके आधार पर हम उसका मालूम चला सकते हैं। एक और सेंटेंस देखिए, जैसे गोपाल हैड taught us many subjects in that college. ये कोई सेंटेंस है। अब इसमें गोपाल क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। हेड क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। टॉट क्या हो गया? वर्ब। गोपाल ने हमें पढ़ाया था, ये पढ़ा चुका था गोपाल हमें, क्या पढ़ाया था? क्या? व्हाट। जब भी वर्ब से व्हाट करेंगे तो व्हाट में आएगा व्हाट मीन्स समथिंग, और whom किसको? whom में आता है हमेशा somebody। अरे भाई what में क्या होता है? what में आता है sts something, जबकि जो whom में जो रिस्पॉन्स आता है किसी वर्ब से क्वेश्चन करने पर वो आता है sb। sb मीन्स somebody और sh मीन्स क्या होता है? something। so अश हमें ये होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या? what, मैनी सब्जेक्ट्स ये होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कब हमें पढ़ाया था? कहां पढ़ाया? वेयर इन दैट कॉलेज, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो बाय आस्किंग क्वेश्चंस बाय द हेल्प ऑफ वर्ब हमें मालूम चल जाता है कि सेंटेंस में आने वाला जो ऑब्जेक्ट के वर्ब के बाद वाला जो एलिमेंट है वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट है। वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? वो एडवर्ब है। वो क्या है? वो कॉम्प्लीमेंट है, वो या प्रीपोजिशनल फ्रेज है। वो सारा वर्ब के फंक्शन से हमें मालूम चलता है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स की। आई थिंक दैट आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि डबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समबडी के लिए आता है इनडायरेक्ट और समथिंग के लिए आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। क्या है? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। क्या होती है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स? ये होती हैं वे क्रियाएं जो अपने बाद एक सिंगल ऑब्जेक्ट लेती हैं और एक कॉम्प्लीमेंट लेती हैं। यानी दोज verbs which are followed by a single object and a complement after that, complements in a sentence। It means ऐसे verbs जो फॉलोड करते हैं किसको? एक सब्जेक्ट वर्ब। अब यहां पे वर्ब भी हो सकती है कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब,
या कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब के यहां पर भी हो सकती है, क्योंकि पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल के सिंपल सेंटेंसेस के अंदर we don't need to use any helping verbs in simple sentences, but apart from present indefinite and past indefinite we have to use helping verb before verbs, because we can't make any single sentence without helping verbs apart from present simple and past simple. So इसके बाद क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट आता है, उस ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है कॉम्प्लीमेंट्स, क्या आता है कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट किसको कंप्लीट करता है, किसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, ये देता है ऑब्जेक्ट के बारे में। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या आता है, देखो दो होते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मैंने बता रखा है पहले लिंकिंग वर्ब्स के अंदर, आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो इसको, कि कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में कैसी वर्ब्स होती है, लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स क्या होती है, जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ती है और वो सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है। इट मींस बोथ सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट रिमेन सेम। हियर हम यहाँ पर लिंकिंग वर्ब या कॉपुला वर्ब्स की स्टडी नहीं कर रहे, बट वी आर स्टडीइंग ओवर हियर कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है, यानी दोज वर्ब्स व्हिच आर फॉलोड बाय अ सिंगल ऑब्जेक्ट एंड ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। It doesn't refer or qualify, modify, or it doesn't tell us regarding the subject. सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देता, बल्कि ये ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। और हम कॉम्प्लीमेंट के बाद में एडवर्ब्स का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि एडवर्ब्स तो एडजंक्ट होते हैं, ये ऑप्शनल एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस होते हैं, they are not the compulsory elements of the sentence। लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद में जो होता है प्रेपोजिशनल फ्रेज का यूज करते हैं, वो मोस्टली प्लेस को इंडिकेटिंग करते हैं। आइए हम बात करते हैं हाउ दीज थिंग्स आर यूज्ड इन अ सेंटेंस। सो दोज वर्ब्स व्हिच आर फॉलोड बाय अ सिंगल ऑब्जेक्ट एंड अ कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड वी कैन से कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। कॉम्प्लेक्स क्यों है, जटिल क्यों है? यदि इसके बाद कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग नहीं करेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और एडवर्ब से इसका मीनिंग नहीं निकलता। सो इट्स वेरी मैंडेटरी, लेट मी टेल यू दैट a single object and complements are mandatory to refer or to express or to reveal or to denote the complete sense in a sentence। देखिए इसके एग्जांपल्स हम बात करते हैं, जैसे I called him a madman in the class that day। ये कोई सेंटेंस है। अब हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इट, बाय आस्किंग क्वेश्चंस कॉल्ड। अब देखिए कॉल्ड से हमने क्वेश्चन किया, हु कॉल्ड, कौन, हु। जो हु है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। मैंने बुला, पुकारा, मैंने कहा, किसको, उसको कहा, किसको, होम ऑब्जेक्ट है। ये कौन सी फॉर्म होगी, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। क्योंकि यदि मैं इस मैडमैन को सेंटेंस में यूज नहीं करूंगा, दिस सेंटेंस वुड बी मीनिंगलेस। इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि कॉल्ड बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है व्हिच टेक a single object and a complement after it. If we don't use object complement after object, then sentence would be meaningless. I have mentioned earlier. I don't need to elaborate these things more. So I called him, मैंने से पुकारा, क्या कहा, एक पागल आदमी। इसलिए ये क्या हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। अरे भाई कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो ऑब्जेक्ट को के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता। यहां पर मैंने उसे पागल आदमी कहा, तो पागल आदमी मैं थोड़ी हूं, हिम है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट के बारे में बताया। अब कहां कहा मैंने, इन द क्लास, कहां, वेयर, तो ये होगा आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। और कब कहा, कब, व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। उसके अलावा देखो आप नेक्स्ट है, वी इलेक्टेड या वी हैड इलेक्टेड, वी हैड इलेक्टेड रोहित
आर सरपंच बिफोर यू केम टू मी, बिफोर यू मेट मी। अब देखिए, जब भी पास्ट के दो एक्शन टुगेदर होते हैं तो जो पास्ट का पास्ट होता है वर्ड प्लस मेथड में, और उसके बाद का जो एक्शन होता है पास्ट इंडेफिनिट में। यानी लेटर एक्शन के लिए क्या आता है पास्ट इंडेफिनिट, प्रीवियस एक्शन के लिए क्या आता है पास्ट परफेक्ट। तो ये परफेक्ट एस्पेक्टिव है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट हेड क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, इलेक्टेड क्या हो गया ये हो गया कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। हमने चुना था, किसको चुना था होम, किसको रोहित को, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। हमने रोहित को चुना था, क्या चुना था आर सरपंच। यहां आर सरपंच हम है कि रोहित है बिकॉज ये रोहित के सेंस को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये क्या है कॉम्प्लीमेंट है। कैसा कॉम्प्लीमेंट है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब बिफोर क्या होगा कंजंक्शन, बिफोर क्या होगा आपका कंजंक्शन। यू फील सब्जेक्ट हो गया मेट, वी टू हो गया बिफोर यू मेट मी फिर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये कोई सेंटेंस है जैसे, तो जब भी इलेक्ट आता है, सेलेक्ट आता है, मेक आता है, कॉल आता है, ये सारी ऐसी वर्ब्स है जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है, वो अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेती है और एक कॉम्प्लीमेंट्स लेती है, इसलिए इनका पैसिव वॉइस बन जाता है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट को हम सेंटेंस के शुरू में यूज नहीं करते। कॉम्प्लीमेंट्स आर पुट आफ्टर द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हाइल मेकिंग पैसिव वॉइस। ऐसे वाक्यों में कॉम्प्लीमेंट्स को तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम यूज करते हैं। अब देखिए आप, इसलिए जब भी सेंटेंस का हम बेसिक एलिमेंट्स और पार्ट समझना चाहते हैं, इट्स वेरी मैंडेटरी, लेट मी टेल यू दैट द फंक्शन ऑफ वर्ब इज वेरी मैंडेटरी। विदाउट इट इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अस टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ द एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस। अब हम बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स की। देखो इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है, हिंदी होती है अकर्मक क्रियाएं। हिंदी क्या होती है अकर्मक क्रियाएं, यानी नहीं, जैसे अयोग्य, असफल, असमानता, अराजकता, अयोग्यता। तो अ जो है वो प्रीफिक्स है हिंदी में। अब नेक्स्ट है कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं अकर्मक क्रियाएं, यानी विदाउट, यानी क्या होता है विदाउट, से यानी सहित साथ में, सकर्मक। ऑब्जेक्ट्स नहीं लेती हैं तो क्या लेती हैं एडवर्ब्स लेती हैं। अब ये भी नहीं कि एडवर्ब्स जरूरी है, क्योंकि वो तो ऑप्शनल एलिमेंट सेंटेंस है। यानी those verbs which do not take, which don't take or which don't follow, which are not followed by, which don't take objects after them are called intransitive verbs. Intransitive verbs यानी वे क्रियाएं जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट्स नहीं लेती हैं, दे आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। और बता दो इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस भी नहीं बनता है, यानी वी डोंट मेक पैसिव वॉइस बाय द हेल्प ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब्स। वी डोंट मेक पैसिव वॉइस by the help of intransitive verb। intransitive verbs का हम पैसिव वॉइस भी नहीं बनाते हैं। तो intransitive verbs क्या आते हैं जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, they are called intransitive verbs। intransitive verbs से पैसिव वॉइस भी नहीं बनता। अब इसको पहचाने कैसे, एक ही तरीका, there is one way। वो क्या है, what's a way, let me tell you। अरे भाई जब भी वर्ब से हम व्हाट और होम का क्वेश्चन करेंगे, इसका व्हाट और होम का, तो जो रिस्पॉन्स होगा दैट विल बी आवर सब्जेक्ट, उसका जवाब उसका सब्जेक्ट ही होगा। जब भी वर्ब से व्हाट और होम का क्वेश्चन करते हैं तो जवाब हमेशा सब्जेक्ट होगा,
क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आता ही नहीं है। एक्शन का डूअर भी खुद ही होता है, एक्शन का रिसिपिएंट भी खुद ही होता है, जबकि ऑब्जेक्ट के अंदर एक्शन का जो रिसिपिएंट होता है ऑब्जेक्ट होता है। मतलब काम करता भी खुद ही है, उसका फल भी खुद ही लेता है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल। क्या ऐसे फंक्शंस है। देखिए लैंग्वेज में चाहे कोई सी भी भाषा हो, अगर हम उसके बेसिक एलिमेंट्स के बारे में नहीं जानते, उसके वर्ब के फंक्शंस नहीं जानते, तो हमें भूल जाना चाहिए कि और जो अदर टॉपिक्स हैं उसमें हम महारत अर्जित कर लें। रियली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए आप जब भी वर्ब से व्हाट और हु का क्वेश्चन करेंगे, उसका रिसिपिएंट क्या होगा, सब्जेक्ट। एक ही तरीका है, जब भी वर्ब से हम व्हाट और हु का क्वेश्चन करेंगे, व्हाट और हुम का, तो उसका रिसिपिएंट क्या होगा, हमेशा सब्जेक्ट। मैंने लिखा कि बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। ये कोई सेंटेंस है, यानी बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। हम बात करेंगे फ्लाइज की। क्या उड़ रहा है, कौन उड़ रहा है, हु। अरे क्या उड़ रहे हैं, बर्ड्स। आर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। फ्लाइंग क्या हो गया, वर्ब। कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या उड़ रहे हैं, कौन उड़ रहे हैं, बर्ड्स। कहां उड़ रहे हैं, वेयर, कहां, इन द स्काई। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब इसका पैसिव नहीं बनेगा, we can't make passive by the help of intransitive verbs। फिर मैंने सेकंड सेंटेंस लिखा, dog barks, my dog barks every day, my dog barks every day। बाग से पूछते हैं क्या भौंकता है, कौन भौंकता है, क्या, कौन, हु और व्हाट का जवाब क्या होगा, हमेशा सब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब्स, कहां भौंकता है, तो वेयर का जवाब है। कब भौंकता है, व्हेन, एवरीडे। तो ये तो एडवर्ब हो गया, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद में हमेशा क्या होता है, एडवर्बियल्स होता है। क्या होता है, एडवर्बियल्स होता है। एडवर्ब्स में क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। अब देखिए आप नेक्स्ट, मैंने कहा कि राकेश was weeping in the room। Rakesh was weeping in the room at that time। हमने बात की weeping, क्या रो रहा है, कौन रो रहा है, who, सब्जेक्ट। ये वर्ब है। अब राकेश इज वीपिंग, क्या रो रहा है, कौन रो रहा है, राकेश हेल्पिंग हो गया। कहां रो रहा है, वेयर, इन द रूम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। कब, एट दिस टाइम, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। जैसे आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग there today। अब गोइंग, क्या जा रहा है, कौन जा रहा है, मैं। ये एडवर्ब आ गई, ये इंट्रांजिटिव वर्ब आ गई। कहां जा रहा हूं, वहां, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और टुडे क्या होगा, कब, व्हेन, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो जब भी रोना, हंसना, मुस्कुराना, जाना, आना, तैरना, जैसे बर्ड्स आर स्विमिंग इन द रिवर, आई एम रनिंग ऑन द रोड, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो ये क्या है, व्हाट दीज थिंग्स आर। जब भी कोई काम हम करते हैं उसके रिसिपिएंट है, जैसे मैं हंस रहा हूं। अब हंसने से क्या होगा, मुझे फायदा मिलेगा, मेरा हार्ट मजबूत होगा, मुझे अच्छा लगेगा। और मैं रो रहा हूं तो आंसू आएंगे। मैं कोई काम कर रहा हूं, उसका एक्शन भी मेरे ऊपर है। जब एक्शन का डूअर उस एक्शन का रिसिपिएंट खुद ही होता है, तो दे आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, सकर्मक क्रिया होती है। और हम इसी तरह से आगे इनकोहेरेंटिव वर्ब्स है, और भी जितने भी बेसिकली वर्ब्स हैं, उसके टाइप्स हैं, उसकी जितनी भी गहराई उसको पढ़ाएंगे। बिकॉज अदर टॉपिक्स तभी समझ में आएंगे जब हमें वर्ब का फंक्शन समझ में आएगा, छोटे छोटे एलिमेंट्स का समझ में आएगा,
मैं दूसरे लोगों को बुराई नहीं करता, मगर लोग सिर्फ स्टंट दिखाते हैं, मोस्टली झलक दिखाते हैं और उसके बाद आधा अधूरा पढ़ा के और फिर आकर्षित करते हैं। मैं भी वो चीजें चाहता हूं, लेकिन लिमिटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।